हो गया, आवाज़ आ रही है सही? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जी बच्चों, रिवीजन चल रही थी, फाइनल काउंट का सवाल किया था, घर जाके भी किया, फिर क्या हुआ? लगता है कि जी इतनी सीरियसनेस है कि घर जाके नहीं किया। कर लोगे तो किसके लिए बेहतरी होगी? मेरे लिए या अपने लिए? मेरे लिए होगी। थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मज़ीद हो आपके ज़हनों में आ जाएगी। अब मैंने एक और सवाल करवाना था आप लोगों को, और फिर उसके बाद बाकी की रिवीजन वगैरह की तरफ जाना था, क्योंकि आपके दिमागों में एक बहुत ज़्यादा परेशानी थी किस चीज़ की, फाइनल काउंट के सवाल की, जो कि काफ़ी हद तक क्या हो गई है, इजी हो गया होगा होपफुली। अच्छा जी, अल्लाह करे मुझे यस। मास्टर ये पुराना सॉफ्टवेयर आ गया हमारा पास, शायद वेबसाइट में भी पुराना सॉफ्टवेयर शायद पड़ा हो, उम्मीद तो है चल पड़ेगा। जी, पुराने सॉफ्टवेयर का पासवर्ड था ये था ITA और ये था 1 2 3, स्टूडेंट ID ITA था और पासवर्ड था 1 2 3 पुराने सॉफ्टवेयर का। नए सॉफ्टवेयर का तो कल हमने देख लिया था, पुराना सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है जी, अब चीज़ वही है, कोई फ़र्क नहीं है। आई थिंक सो ये वाला सवाल कल हमने किया था, ये वाला सवाल किया था ना, 1125 ही वैल्यू आ रही थी और 1490 यही वाला था सवाल था, और यही वाला सवाल नए सॉफ्टवेयर में नज़र आ रहा था। अब हम दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह से एक शीट भी आ रही होती थी और ऐसे कुछ डाटा नज़र आता था। ये दूसरा नंबर सवाल है जी, ये वेलवेट के नाम से था, उसके अंदर इसकी वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, डिफरेंट है जी। क्या अब हमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पढ़नी है या कुछ डायरेक्टली काफ़ी काम होगा? हमारा काम डायरेक्टली होगा, ट्रायल बैलेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी पता चल गया हर लाइन आइटम के क्या है मार्क्स। ठीक, अच्छा जी, जस्ट एक गो थ्रू कर ले हल्का सा कि क्या कुछ आ रहा है। पीपी आ रहा है, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन है, इन्वेंट्री है, ओपनिंग की नजर आ रही है, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेमेंट अदर रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल, कैपिटल ड्राइंग लोन, ट्रेड एंड अदर पेएबल, रेवेन्यू, परचेजेस नजर आ जाए। मीन सिस्टम कौन सा? पीरियोडिक। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, रेंट इनकम, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवर ड्राफ्ट। पहली एडजस्टमेंट किसकी आ रही है? इन्वेंट्री। दूसरी एडजस्टमेंट प्रीपेमेंट। तीसरी एडजस्टमेंट वो भी कोई इसी से रिलेट कर रही है। चौथी एडजस्टमेंट लोन की। पांचवी एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन। देन कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड कैश इन हैंड
It is decided that receivable इतने should be written off and the allowance for doubtful debt should be decreased to bad and doubtful debt should be included in admin expenses. कौन सी एडजस्टमेंट करनी चाहिए जी? प्री पेमेंट्स डन. प्री पेमेंट्स इंक्लूड मतलब गलती किस पे है? प्री पेमेंट में. प्री पेमेंट में से आउट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. लिखेंगे कहाँ पे? एक्सपेंस में. एक्सपेंस डेबिट और प्री पेमेंट क्रेडिट. मोस्ट प्रोबेबली ये एंट्री होगी. कहता है प्री पेमेंट में शामिल है फायर इंश्योरेंस 1800 फॉर सेल्स ऑफिस. सेल्स ऑफिस कहाँ का होगा? सेलिंग एक्सपेंसेस में जाना चाहिए बेसिकली. द एनुअल पॉलिसी इज वैलिड अप टू 31 मई 2021. इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे साल का होता है. क्या होता है? पूरे साल का. पर मंथ रेंट कितना हुआ? 18 लाख पूरे साल का. तकसीम 12 करेंगे तो 1.5 लाख रुपए बनेगा. बोले जी? नहीं, 1.5 लाख रुपए बनेगा. 1.5 लाख रुपया और 31 मई तक हमारी पॉलिसी चलनी है. मींस अगले साल के कितने महीनों की पेमेंट हमारे पास मौजूद है? 5 रहनी चाहिए. अब प्री पेमेंट इंक्लूड्स, प्री पेमेंट में शामिल है. प्री पेमेंट में 5 की रह जानी चाहिए. एक्सपेंस में कितनी ट्रांसफर होनी चाहिए? 7 महीने की. ठीक है. ये अब आपने देखना है कि जी इंक्लूड्स क्या है. 2 चीजें हैं. या तो चाचा असलम वाला काम के एक्सपेंस में लिखा गया है. क्या लिखा गया है? तब लिखा होगा एक्सपेंस इंक्लूड्स सम वैल्यू. ठीक. तब इसका मतलब आपकी एंट्री बननी थी प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट. एक्सपेंस में से निकालो और प्रीपेड में लिखो. अब सिचुएशन क्या है? अब लिखा हुआ है प्रीपेड इंक्लूड्स. मींस एंट्री बनेगी एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट. तो इसका मतलब हमें वर्कआउट क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस वर्कआउट करना पड़ेगा. कहता है जो प्रीमियम है उसकी पॉलिसी वैलिड है कहां तक? 31 मई 21 तक है. मींस 5 महीने प्रीपेड हैं. तो एक्सपेंस के कितने महीने हुए? 7 महीने हुए. तो 7 महीने का एक्सपेंस जो है ये हमें ट्रांसफर करना है. 10/50 1800 तकसीम 12 पर मंथ है 150 मल्टीप्लाई बाय 7 10/50. ये 10/50 की एंट्री आप पास कर देंगे. एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट. एक्सपेंस कौन से वाले एक्सपेंस? सेलिंग, क्योंकि सेल्स ऑफिस है. ठीक है जी. अब आप 2 लाइंस अगर देखेंगे, जस्ट रेलेवेंट एरियाज ही देखेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस देखेंगे तो आपको एडजस्टमेंट नजर आएगी. एक 1800, एक 5 महीने का 750, एक कितने महीने के? 7 महीने के 1050. तो जिसने गलत कर दिया वो शायद 750 की एंट्री पास कर दे. 10/50. ये दूसरी साइड पे प्रीपेड डील होगा. प्रीपेड माइनस 10/50. ट्रायल बैलेंस की वैल्यू भी नहीं देखी हमने. कितने मार्क्स आ गए? 2 मार्क्स आपके हो गए. एडजस्टमेंट नंबर 2 आप पेज के ऊपर क्या करेंगे? लिख देंगे कि ये मैंने डील कर ली जी. नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी होनी चाहिए? आपने बताते जाना है. मैं दरमियान में आपसे पूछे बगैर पहली एडजस्टमेंट करवा दूंगा इंशाल्लाह. ये इन्वेंट्री की होती है जी. 3rd, ऑन 1 जून 20 a machine was given at a quarterly rent of 570 receivable in area. ऑन 1 जून 20 ये रेंटल इनकम की कहानी आ गई. 1 जून 20 पर हमने मशीन क्वार्टरली रेंट पर दी. तो टाइमलाइन बना दो. क्या करो? टाइमलाइन बना दो. हमने 1 जून 20 को दी. हमारा ये रेंट क्या है? 31 दिसंबर 20. 1 जून 20 को दी. क्वार्टरली रेंट कितना? 570. इन एडवांस रिसीव हो रहा है. रिसीवेबल इन एरियर यानी कि बाद में रिसीव होगा. क्वार्टर कब मुकम्मल होगा? जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त के एंड पे रिसीव हो जाएगा. 570 आ गया. अच्छा, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये भी रिसीव हो जाएगा.
570। क्या दिसंबर का रिसीव होगा? नहीं। इसकी एंट्री फिर क्या बनेगी? इनकम है। क्या है? इनकम है। तो एक्रूड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। एक्रूड इनकम या रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट कितने से? 1 महीने का। 570 तकसीम 3, 190 की ये एंट्री बनेगी। यहां तक क्लियर? अब एक साइड पर एसेट में एक्रूड इनकम के नाम से आ रहा हो या अदर रिसीवेबल के नाम से आ रहा हो, कहीं पे ढूंढना पड़ेगा 190। और इनकम कौन से वाली? इनकम कौन सी वाली आएगी? अदर इनकम ही होगी मेरा ख्याल है। अदर इनकम में कोई आ रही है इनकम? अदर इनकम आ रही है जी। कौन से वाली वैल्यू होनी चाहिए? ज़बानी पता चल रहा है 570 नहीं, 570 तो टोटल वैल्यू थी ना। 380 2 महीने की बनती है। हमें कितने महीने की लिखनी है? 1 महीने की। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। एक ही एडजस्टमेंट की 2-3 वैल्यूज दी हुई हैं। जो लॉजिकल काम कर लेगा जस्ट वो डील कर लेगा। दूसरी साइड में कहाँ पे लिखा जाएगा? सोच के बताएं। इन्वेंट्री में, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन में, अदर रिसीवेबल में। हाँ, अदर रिसीवेबल चांसेस यही हैं। कौन से वाली वैल्यू? 380 क्यों? 190 की एंट्री पास हो रही है। ऐसे काम नहीं करना। पहली एंट्री 190 डेबिट, 190 क्रेडिट। जी अगली एंट्री। लोन कितने मार्क्स देगा? 4 मार्क्स देगा। कर लेना चाहिए मेरा ख्याल है। लोन की एडजस्टमेंट। लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 मार्च 20। टाइमलाइन के ऊपर प्लेस कर दें। एंड द प्रिंसिपल इज पेबल इन 6 इक्वल एनुअल पोर्शन अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन 28 फरवरी ऑफ ईच ईयर। जिसकी वैल्यूज आपसे चाहिए। क्या चाहिए? लोन की वैल्यू मैं दिखा देता हूं आपको। टाइमलाइन पे प्लेस करें 1 मार्च 20, 28 फरवरी और लोन की वैल्यू कितनी है? और लोन 52,500 है। 14% इंटरेस्ट रेट है। ये आ रहा है 52,500, 14%। ये लेंगे। अब दोनों चीजें नजर आ रही हैं। लोन भी नजर आ रहा है आपको और एडजस्टमेंट भी नजर आ रही है। हाँ जी बच्चों, क्या वैल्यूज आ रही हैं? 7350 क्या चीज़ है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा जी। और दूसरी चीज़ क्या चीज़ मालूम करनी होती है? करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी? चार चीजें मालूम करनी थी ना। एक इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक इंटरेस्ट पेएबल या क्रूड इंटरेस्ट, तीसरा लोन को करंट में कितना लिखना है और नॉन करंट में कितना लिखना है। ये 4 वैल्यूज चाहिए मुझे आपसे। 4 मार्क्स लेने तो 4 वैल्यूज चाहिए होंगी ना, क्या नहीं चाहिए होंगी? मेरे सामने तो आप लोन की एडजस्टमेंट ही पहले नंबर पे करें तो 4 मार्क्स तो साइड पे होते हैं।
अगर क्वेश्चन में लोन की एडजस्टमेंट है तो। इतना टाइम ऐसे तो नहीं होता ना, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। पेज यूज शीट प्लीज, फिर होगा अदरवाइज नहीं होगा। खाली मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं होना फिर। तो इंज नहीं, डिफाइन ईयर फर्स्ट। सबसे पहला काम करना है अपना ईयर लिखना है। क्या लिखना है? अपना साल डिफाइन करना है, ना कि लोन का साल। आपका साल कौन सा है? 31 दिसंबर को प्लॉट करना है सबसे पहले। उसके अंदर देखना है कि जी आपका लोन कब आया है। तो पहला स्टेप क्या था? डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। सबसे पहले अपना ईयर डिफाइन करो उसके अंदर। और इतना लेंथी करके ईयर नहीं करना, बस इतना सा काफ़ी है। अगला साल भी डिफाइन करना है, साथ देखना है। टाइम बहुत लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। शुरू मैं करवा देता हूं दोबारा से, हालांकि कल भी लोन करवाया आपको। बेटा ऐसे करना था आपको। ये आपने डिफाइन किया अपना साल, ये अगला साल। ये 31 दिसंबर 20, ये 31 दिसंबर 21, ये 1 जनवरी 20। लोन लिया कब? यहाँ पर प्लॉट करें 1 मार्च 20 को लोन टेकन। बस किसी बात नहीं। रीपेमेंट कब कब होनी है? 28 फरवरी ईच ईयर। क्या था? 28 फरवरी ईच ईयर। तो एक पेमेंट बस अगले साल में आनी है। यहाँ पे कितनी आनी है? 52,500 तकसीम कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट थी? 6 थी। पक्का? कितनी आई? 8750। टोटल लोन कितना है? 52,500 का। तो करंट लायबिलिटी आई 8750, नॉन करंट लायबिलिटी आई आपकी टोटल 52,500 में से 8750 निकाल दो। 43750। ये तरीकाकार है। तो पहला नंबर स्टेप है, स्टेप नंबर 1, डिफाइन योर ईयर। दूसरा स्टेप है प्लॉट लोन टेकन एंड प्लॉट रीपेमेंट इन नेक्स्ट ईयर। और फिर क्या करो? करंट लायबिलिटी मालूम कर लो उसकी। क्या मालूम कर लो? करंट लायबिलिटी। और फिर नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लोन माइनस करंट लायबिलिटी मालूम कर। फिर आपका आएगा इंटरेस्ट की कहानी। इंटरेस्ट एक्सपेंस मालूम करो। सी when loan taken, till year end। फिर I इज इक्वल टू PRT या PRN। 52,500 मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 10/12। 10 साल थे ना 1 मार्च से लेकर ईयर एंड तक। कितने मंथ्स बने? 10 माह बने। मार्च टू दिसंबर। 6125। अब आप
बातें सारी हो गई। इतना सा टाइम लगना है। तरतीब ज़हन में रखें, सबसे पहले अपना ईयर प्लॉट करना है, फिर उसके अंदर लोन को प्लॉट करना है, रीपेमेंट को प्लॉट करना है, देखना है रीपेमेंट कितनी कितनी होनी है, फिर टोटल लायबिलिटी में से करंट जो आप मालूम करेंगे वो माइनस कर दें, वो क्या होगा, नॉन करंट। और फिर अपने मंथ्स गिने कि आपके साल में कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अभी पे नहीं हुआ है, कितने मंथ का इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है, वो देखना है आपने। और फिर आई इज इक्वल टू PRT निकालना है या PRN। ठीक है, अगर 6 महीने का पे हो चुका होता, इंटरेस्ट टू बी पेड आफ्टर ईच 6 मंथ्स, फिर क्या आना था, यहां पर एक और चीज आनी थी कि इंटरेस्ट पे हो गया। कब का, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक का पे हो गया। कितने का रह गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 4 महीने रह गए। ठीक है, अब उसने कहा था कि जी इंस्टॉलमेंट के साथ ही पे होता है। जब इंस्टॉलमेंट के साथ पे होना है, इसका मतलब है सारे का सारा इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, साल बाद ही होना है। ठीक है बच्चों, तो 4 एडजस्टमेंट्स आपने फाइंड की और 4 एडजस्टमेंट उठाकर आपने लिख देनी है। कौन कौन सी जगह पर जाएंगी, फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट, कौन सी वाली वैल्यू ली जाए, 6125 निकाला था। अगर पूरे साल का निकालोगे तो क्या बनेगा, 8750 शायद बनेगा या 7350 बनेगा। 7350 पूरे साल का बनता है, 12 के 12 महीनों का, तो वो शामिल नहीं करना, 6150 शामिल कर दिया, ये इंटरेस्ट आ गया। दूसरा इंटरेस्ट पेबल आना है लायबिलिटी में, लायबिलिटीज, इंटरेस्ट पेबल कितना लिखा जाए, कितनी वैल्यूज आ रही हैं, तो सही वाली वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे वो सही वाली वैल्यू होगी। या 2 के 2 मार्क्स आ जाएंगे या दोनों के दोनों चले जाएंगे। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितना है जी, 8750 निकाला था, बोले 8750। और नॉन करंट लायबिलिटी 43750, 4 मार्क्स हो गए। जस्ट टाइमलाइन पे प्लॉटिंग की कहानी है। लोन के 4 मार्क्स होते हैं जी। आगे कौन सी एडजस्टमेंट, टाइमलाइन आपने यहां से पढ़ना है। लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 मार्च 20। सबसे पहले तो अपना ईयर यहां से डिफाइन करो, एंड कब है, 31 दिसंबर 20। तो अपने साल को प्लॉट करना है। मैंने ये 2 साल प्लॉट किए हैं, 31 दिसंबर 20, एक अगला साल 31 दिसंबर 21। पहले नंबर पर ये प्लॉटिंग होगी। स्टेप 1 में भी ये लिख दिया मैंने, डिफाइन योर ईयर। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ था लोन कब लिया, 1 मार्च 20 को। तो 1 मार्च 20 यहां पर आ रहा था, मैंने उसको प्लॉट कर दिया। फिर लिखा हुआ था कि इसकी रीपेमेंट होनी है, प्रिंसिपल इज पेबल इन 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल मींस हर साल की एक, 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है अगली पेमेंट कब होगी, यहां पर पेमेंट होगी। मैंने उसकी एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल दी, ये आ गई। जो अगले साल में पे होना है वो क्या होती है, करंट लायबिलिटी, जो भी अगले साल में पेमेंट होनी है। टोटल लायबिलिटी कितनी थी, 52,500। उसमें से करंट को माइनस कर दिया तो क्या, ये क्या मेरे पास निकल आया, नॉन करंट लायबिलिटी। और देखें उसने भी यही वाला वैल्यू ऐसे ही लिखी हुई है, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है,
समझ लग गई? और कोई चीज़? लोन भी गया, 4 मार्क्स यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट कौन सी एडजस्टमेंट? डेप्रिसिएशन फिलहाल छोड़ देते हैं, पीएफडीडी छोड़ देते हैं, कौन सी कर देते हैं? कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड कैश इन हैंड 1490। कल क्या चीज थी? कल शायद बैंक ओवरड्राफ्ट इतना था। अब एग्जैक्टली एक चीज पता चल गई, 1490 क्या है? कैश इन हैंड। और इसका मतलब है बैंक ओडी शायद दिया होगा उन्होंने। कैश एंड बैंक का बैलेंस कितना शो हुआ हुआ? नेगेटिव में 14,600। अब कल एक चीज सिखाई थी, क्या होगा? लेस नहीं होगा, क्या होगा? प्लस होगा। हालांकि इंक्लूड लिखा हुआ है, स्टिल कैश की नेचर डेबिट है, ये क्या है? क्रेडिट में शो किया हुआ है। इंक्लूड का मतलब इसमें से माइनस कर दिया हुआ है, लेकिन नेट ऑफ करके। ठीक, तो ये 14,600 प्लस होगा। दोबारा से बता देता हूं, कैश 15,000 आ रहा हो, ठीक, ओवरड्रॉन आ रहा हो 1,000, तो शो कितना हो जाएगा? 14,000। ट्रायल बैलेंस में क्या चीज हो गई? 14,000। और लिखा हुआ है बैंक कैश एंड बैंक इंक्लूड, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड आएगी ना? कैश इंक्लूड ₹1,000 ओवरड्रॉन। तो अब आपको ठीक करने के लिए ये क्या करना पड़ेगा? दूसरी साइड पर प्लस करना पड़ेगा, तो आपका एक्चुअल कैश 15,000 आ जाएगा। तो फिर आप दो जगहों पे प्रेजेंट करेंगे। कैश में आपका 14,000 जमा 1,000 होगा, और ओवरड्रॉन लायबिलिटी में प्रेजेंटेशन क्या होगी? 1,000। इसी तरीके से अगर हो ओडी 15,000 और कैश हो 2,000 लिख देता हूं ताकि एग्जैक्ट मिक्सिंग ना हो, 2,000। अब ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो नेट करके क्या प्रेजेंट हो रहा होगा ट्रायल बैलेंस में? 13,000 क्रेडिट। अब आपको 2,000 फाइंड करना है और एक्चुअल 15,000 पे पहुंचना है, तो 13,000 दूसरी साइड पर क्या होगा जाके? ये माइनस डेबिट माइनस क्रेडिट ऐसे सोच सकते हो, आंसर -13,000। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट शो हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा? ये रीएडजस्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा? 13,000 में प्लस 2,000 हो जाएगा। तो जब कभी भी इफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आर netted off in trial balance, then one value be given and other would be calculated as trial balance value plus वैल्यू इंक्लूडेड। ठीक है जी। अगर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आर नेटेड ऑफ होंगे ट्रायल बैलेंस में, तो फिर एक वैल्यू गिवन होगी और जो दूसरी वैल्यू फाइंड होगी वो कैसे फाइंड होगी? जो ट्रायल बैलेंस की वैल्यू है उसमें जो वैल्यू पहली गिवन की हुई है उसको जमा करना पड़ेगा। यही चीज हमने कल की थी, कल दूसरे अंदाज से की हुई थी। उसने डेबिट में शामिल किया हुआ था, डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट शामिल किया हुआ था उसमें। इसमें क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट एडजस्ट किया हुआ है 1490 का। तो हम क्या करेंगे? ओडी फाइंड करते हुए 1490 ऐड कर लेंगे। कैश गिवन है हमारे पास,
क्या है? कैश गिवन है। अगर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आर नेटेड ऑफ इन ट्रायल बैलेंस, देन वन वैल्यू बी गिवन, से कैश की, अदर वैल्यू वुड बी कैलकुलेटेड, यानी कि ओडी की एज इट इज, ओडी की ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू प्लस कैश वाली वैल्यू। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा काम हुआ हो तो, क्योंकि हमें सेपरेटली प्रेजेंट करना होता है। एसेट एंड लायबिलिटीज को नेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर एंड करके जीरो कर दिया करो, एसेट लायबिलिटीज को नेट ऑफ कर देना है तो फिर लिखने की लोड़ की है, या है लिखने की जरूरत? क्या नहीं, थैंक यू वेरी मच जी बच्चों। अब यहां पर फिर क्या करेंगे आप प्यारे बच्चों? यहां पर आके लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट में जमा करके 1490, माइनस करके नहीं। इन रूटीन डेबिट में डेबिट एडजस्ट हुआ हो तो माइनस होगा, ठीक है। और दूसरी साइड किधर गई? कैश एंड बैंक 1490, ऐसे काम करना था। अब मैं आ रहा हूं बड़ी एडजस्टमेंट पे। कौन से वाली? इन्वेंट्री। कौन सी वाली? इन्वेंट्री। कल एक तरीका कार सिखाया था मैंने, वो क्या था भला? अभी आ जाएगा। वो किधर गया? नहीं पिक करके लाने देना इसने। चले हम भी ऐसे बंदे हैं कि इंशाल्लाह ले ही आएंगे इसको। लें जी, क्या लिखा हुआ है जी? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड और 31 दिसंबर 20 अमाउंट रुपीज 92,600। आपने क्या करना है? कॉस्ट लिख के टोटल में क्या लिख देना है? 92,600। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट वील दैट गुड्स कॉस्टिंग 2850 बार रिटर्न बाय अ क्रेडिट कस्टमर फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड। गुड्स रिटर्न हुई हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? कॉस्टिंग। एक उनकी सेल वैल्यू होती है, एक उनकी कॉस्ट होती है। अगर सेल वैल्यू दी होगी, साथ मार्कअप मार्जिन दिया होगा, वो भी सिखा दिया हो आपको। जल्दी जल्दी आप छलांग मार के किस पर पहुंच सकते हैं? कॉस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो अब हमें कॉस्ट दी 2850। दीज गुड्स आर सोल्ड फॉर 3300 ऑन क्रेडिट इन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। बेची किस पर थी? 3300 पे। फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड। कोई एंट्री नहीं की। इसका मतलब एक एंट्री तो बनेगी सेल्स, रिटर्न, डेबिट और डेटर। कितने से? 3300 से। और अगर परपेचुअल सिस्टम होगा तो इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट भी होगा। डन। VT determined that these goods are out of fashion and can be sold for 70% of original sale price and after incurring cost to sell of 240। दूसरी चीज आपको NRV मालूम करनी है। कहता है ये जो कॉस्ट वाली चीजें हैं, 2850 वाली चीजें हैं, ये बेची जा सकती हैं कितने? ओरिजिनल सेल प्राइस का 70% पर 2310।
2310 की, और एनआरवी होती है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। तो कॉस्ट टू सेल भी तो आज बताई हुई है ना, कितना 240। तो एनआरवी कितनी बन जाएगी 2070। और मैंने कहा था कॉस्ट और एनआरवी का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। कितना है, कितना 780। तो आप क्या करोगे 92,600 में से 780 माइनस कर दोगे तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे परपेचुअल सिस्टम। नाइन वन 91820। अब आपके पास वैसे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, यही होती है ना, क्या नहीं? वो बोल रहे हैं मुझे याद है, जरा जरा तुम्हें भी याद होगा जरा जरा। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में ये होती है। अब इसको प्रेजेंट करना है आपने, एक एंट्री सेल्स रिटर्न की करनी है और एक ये वाली एंट्री करनी है। सेल्स की एंट्री, सेल्स रिटर्न की बजाय सेल्स सोच लो, सेल्स में से 3300 कम करना है ना। बोलो बच्चों, कितनी ज्यादा एडजस्टमेंट नजर आ रही है? एक ही एडजस्टमेंट के 2-3 टुकड़े होंगे, पता नहीं 2310 कहां से लिखा हुआ मिल गया उसे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सही वाला क्लोजिंग स्टॉक कौन से वाला है? 92,600, 91,820 या 93,380? सही वाला क्लोजिंग स्टॉक अभी निकाला आपने 91,820। इसका मतलब क्या होगा, कौन से वाली एडजस्टमेंट होगी? थर्ड वाली होगी। काम करना पड़ा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स के कितने मार्क्स थे? 2। कितने मार्क्स थे? 2 थे कल। इन्वेंट्री एक 3302 जगहों पे एडजस्ट लाजमी करना है, डबल एंट्री करनी है। रिसीवेबल 3300 क्या करेंगे, ऐड करेंगे लेस करेंगे? एंट्री क्या आई थी? सेल्स डेबिट रिसीवेबल। अब यहां पर आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं, 2 एडजस्टमेंट नजर आ रही लग रही हैं। एक में 3300 और 1200 2 चीजें एडजस्ट हुई हैं, और एक में खाली 3300 है, एक में खाली 1200 है। तो 3300 तो कंफर्म आना ही आना है। क्या है? 3300 तो कंफर्म आना ही आना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता चला कि 1200 की भी कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगी जो कि रिसीवेबल में होनी है। तो जस्ट एक दफा गो थ्रू कर लें, कोई एडजस्टमेंट बैड डेट टाइप की तो नहीं है? कितनी है? 1200 ही है। एक और एंट्री मिल गई है आपको, ये लिखी हुई है रिसीवेबल 1200 शुड बी रिटर्न ऑफ, यानी कि आपकी एंट्री एक और मिल गई, बैड डेट डेबिट और डेटर। और बैड डेट कहां पर लिखने हैं? शुड बी इंक्लूडेड इन एडमिन एक्सपेंस। एक और एंट्री आपको मिल गई है। आप देख क्या रहे थे? एडजस्टमेंट देख रहे थे रिसीवेबल की, और वहां से ही आपको अंदाजा एक और एडजस्टमेंट का हो गया। तो इसका मतलब ये ठीक है, 2 एंट्रीज हो गई। इसी के साथ साथ आप एडमिन भी ठीक कर सकते हो। एडमिन में देख के बताओ कौन सी एडजस्टमेंट होगी फिर। अभी तक फर्स्ट वाली है, अभी तक फर्स्ट वाली है, लेकिन चांसेस ज्यादा हैं या 390 माइनस हो रहा होगा या 390 ऐड हो रहा होगा। तो अभी फिलहाल हम ये सेलेक्ट कर देते हैं 1200 वाली, ताकि एंट्री एटलीस्ट हमने लिख दी हो, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। डबल एंट्री मुकम्मल लेकर चलेंगे तो फिर बात बनेगी। क्या ये 3300 वाली एंट्री सही तरह से डबल लिख ली?
कॉस्ट ऑफ सेल लिख दी, कॉस्ट ऑफ सेल के दूसरी साइड पे स्टॉक लिखा है कि नहीं लिखा? बोले नहीं लिखा, स्टॉक भी तो लिखो ना। इन्वेंट्री कितनी थी बताओ? ये वाली इन्वेंट्री भी गई। अच्छा, अब अभी अभी हमने रिसीवेबल के साथ एक बात कही है और दूसरी साइड थी एडमिन। और कौन सी एंट्री इसमें जा सकती है? पीएफ डीडी वाली। कौन सी जा सकती है? पीएफ डीडी वाली। जाके चेक करते हैं पीएफ डीडी से रेलेवेंट का क्या एडजस्टमेंट है। कहता है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी डिक्रीज्ड टू 4500। अब उसने कैलकुलेशन भी नहीं करवाई हमसे इस क्वेश्चन में। क्या कहा है कि डिक्रीज कर लो। पुरानी वैल्यू ट्रायल बैलेंस में हमें मिलेगी, पुरानी वैल्यू ट्रायल बैलेंस में हमें मिलेगी। ट्रायल बैलेंस में कितनी वैल्यू आ रही है? ट्रायल बैलेंस से पूछ के बताएं। ट्रायल बैलेंस प्लीज़ बताओ कितनी वैल्यू है जी? 4890। 4890 से 4500 पे आना है। 4890 से 4500 पे आना है। 390 कम करूंगा या ज़्यादा करूंगा? एंट्री क्या बनेगी? अलाउंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। और डेबिट एक्सपेंस में क्रेडिट क्या होता है? लेस होता है। ऐसा ही है। तो इसका मतलब जो हमने अभी देखा था, जजमेंट भी हो गई थी। एक दफा प्लस लिखा हुआ था, एक दफा माइनस लिखा हुआ था। किसके अंदर? एडमिन एक्सपेंसेस में। तो कौन से वाला ठीक हुआ फिर? प्लस वाला या माइनस वाला? अब बोले माइनस वाला, ये ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता चल गया है प्रोविजन की वैल्यू कितनी आई है। प्रोविजन कितना था? किधर गया? एसेट्स में। ये आ गया। अब इसकी वैल्यू लिखनी थी 4500। इसमें साइन वगैरह यूज नहीं करने, सीधी लिखा जाता है ना। डिक्रीज्ड टू का मतलब सीधी दे दिया है। नए सॉफ्टवेयर में तो आपको वैल्यूज भी पता चल रही होंगी कि इसके मार्क्स हैं या नहीं है। पुराने सॉफ्टवेयर में ये वैल्यूज नहीं पता चलती थी कि मार्क्स हैं या नहीं है। मैं ही कंसिडर करवाता था कि मार्क्स हैं, लेकिन हैं तो 0.25 टाइप के मार्क्स हैं। जी जनाब, 4500 कैसे आया? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। कहता है प्रोविजन। अच्छा, अब दो चीजें मैं बता देता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज्ड टू एंड डिक्रीज बाय? बोलने PFDD 4890 डिक्रीज्ड टू 4500 डिक्रीज बाय 390। ये फर्क है। डिक्रीज्ड टू सीडी बताता है, डिक्रीज बाय जर्नल एंट्री बताता है। सेम थिंग इंक्रीज्ड टू इंक्रीज बाय, इंक्रीज टू इंक्रीज बाय। इंक्रीज टू क्या बताएगा? सीडी। इंक्रीज बाय क्या बताएगा? जर्नल एंट्री। कितने से चेंज आया? सीडी कैरेट डाउन, क्लोजिंग, आप सीएफ तो नहीं लिखते? सीएफ लिखते हैं। कभी सीडी लिख लेने, कभी सीएफ लिख लेने। दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सीडी कैरेट डाउन, सीएफ कैरेट फॉरवर्ड। बीडी ब्रॉड डाउन, बीएफ ब्रॉड फॉरवर्ड। दोनों अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सीडी या क्लोजिंग बताएगा टू का लफ्ज, यहां तक पहुंचा दो। 4890 की वैल्यू
इंक्रीज और डिक्रीज टू 4500 तक पहुंचा दो, या फिर 390 से माइनस डिक्रीज कर दो, डिक्रीज बाय, ठीक है। लगी समझ? वैल्यू का भी, अल्फाज का भी पता चल गया। O2 और O बाय में फर्क, वसीम O2 बिजनेस, बिजनेस O बाय वसीम, क्या फर्क है जी? बिजनेस के हिसाब से सोच के बताना है, बिजनेस के सोच के बताना है। एसेट होगा, लायबिलिटी होगी, पहले वाला एसेट होगा, बिजनेस ने पैसे रिसीव करने हैं, वसीम ने बिजनेस को पैसे देने हैं, बिजनेस ओ बाय वसीम, ये भी एसेट है। ओ बाय किसने है? ओ बाय किसका है? वसीम ने पैसे देने, ये भी एसेट बन गया। हाँ, यहां पर पहले वाले इस अंदाज में ही लिखता वसीम ओ बाय बिजनेस, तो ये क्या बन जाना था? बिजनेस के लिए लायबिलिटी होनी, ठीक है। किसने पैसे देने, तो ये बाय और टू, ये प्रेपोजिशन क्या करती हैं? है तो चेंज कर देती हैं, चीजें चेंज कर देती हैं, सोचना पड़ेगा, ठीक है जी। चले, ये भी कहानी हो गई जी। कौन सी एडजस्टमेंट रह गई मेरा प्यारा बेटा? डेप्रीसिएशन रह गई है, गुड हो गया। डेप्रीसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट चार्ज एट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स एन आइटम कॉस्टिंग 18 मिलियन परचेज ऑन 1 अगस्त 2020। अगर आप गौर से ट्रायल बैलेंस देखें तो पीपीई के साथ कोई ये नहीं लिखा हुआ कि ये ओपनिंग है, इसके साथ लिखा हुआ है कि ये ओपनिंग है। इसका मतलब ये सीडी है, इसमें कुछ चीज़ें शामिल हो चुकी हुई हैं, सीडी में हमेशा लिखे जाते हैं, ठीक है। तो 97,500 क्या होगा? आपका सीडी होगा। आपको इसका क्या करना चाहिए? एसेट अकाउंट बना देना चाहिए 97,500 का। पीपीई सीडी कितना? 97,500। उसने कहा हमने कुछ चीजें ऐड अप की हैं। कब की हैं? 18 मिलियन की चीजें 1 अगस्त 20 को खरीदी हैं। कब खरीदी हैं? 1 अगस्त 20 को खरीदी हैं 18 मिलियन, 1 अगस्त 20। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट 18 मिलियन रुपीज, 1000 में 18,000। बीडी क्या आया होगा? ये बैलेंसिंग आएगा। 97,500 में से 18,000 माइनस करें तो 79500। अब डेप्रीसिएशन इसके ऊपर अलहदा होनी है, इसके ऊपर अलहदा होनी है 10%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फार्मूला क्या है? नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, हाँ, नेट बुक वैल्यू साल के शुरू की चाहिए होगी। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन कितनी है ओपनिंग की? 26,250। ये भी हमने यहां पे लिख दिया 26,250। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का फार्मूला बताएं जी। नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, नेट बुक वैल्यू का फार्मूला कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कॉस्ट कितनी आ गई? वर्कआउट किया आपने 79,500, 79,500। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी? 26,250 माइनस 26,250। नेट बुक वैल्यू बनी कितनी?
बेटा हमेशा लिख के किया करो काम। क्या किया करो? ज़ुबानी काम करने की कोशिश करते हो तो होता पता क्या है, चीज़ें सही ट्रैक के ऊपर नहीं चलती। आपको एक शीट मिलनी है जो वापस नहीं होनी, उन्हें वापस आने नहीं देनी, लेकिन आपको शीट मिलेगी, इसके ऊपर आप रफ वर्क कर सकते हैं। उस रफ वर्क पे वैसा काम करें जैसा घर में बैठ के करते हैं, यानी कि शेख बन जाए। क्या बन जाए? शेख बन के काम करें, छोटा छोटा सा लिख के, लेकिन हर चीज को लिख के करें। क्या करें? मेजरली लिख के करें। आईटीए का पेपर फेल होने की एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है, स्टूडेंट लिखता नहीं है। वो कहता कि मैं जुबानी कलामी कर लेता हूं, जल्दी हो जाएगा, शायद नहीं होना। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आईटीए क्यूएम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना हो, मैथमेटिकल टाइप हो तो लिख के करना चाहिए। पहले फार्मूला लिखो, उसके मुताबिक कैलकुलेशन करो, आंसर ठीक होगा। नहीं लिखोगे आंसर क्या होगा? गलत। जुबानी गलत हो सकता है, चांसेस ज्यादा है गलत होने के। आपके सामने मैंने आपसे फार्मूला पूछा, लिखा? फार्मूला भी लिखा? बोले लिखा ना फार्मूला? मुझे आता नहीं था क्या? मुझे आता था। आपसे पूछा, मैं क्या जुबानी अप्लाई नहीं कर सकता था? कर सकता था, सिर्फ सिखाने के लिए लिखा है। बेटा ऐसे काम करोगे आसानी से होगा, गलती नहीं होगी। नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? 53,250। तो 53,250 के ऊपर 10% रेट, ये पूरे 12 के 12 महीने हमारे पास मौजूद रहा है। 53,25 ये ओपनिंग की आ गई डेप्रीसिएशन। कुछ एडिशन भी की है 18,000 की 1 अगस्त को, एडिशन वाली। वो तो यही नेटबुक वैल्यू है ना? बोलो, पहले साल में तो कॉस्ट ही चलती है ज़रब 10%। इसके कितने महीने? जुबानी नहीं, ऐसे ये प्यार से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए? मैं अक्सर स्टूडेंट को देखा है जल्दी के अंदर क्या करते हैं, गलत बता जाते हैं। ज़रब 5/12 कितना? 750। अब जरा गौर से देखना, ये भी डेप्रीसिएशन है और ये भी डेप्रीसिएशन है, ठीक? दोनों को इकट्ठा कर लें तो क्या बनता है? 6075। क्या यहां पर 6075 जाएगी? डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, सीडी कितना बन जाएगा इसका? 32,295। अब हम चलते हैं, चीज़ें फाइंड हो गई हैं। अब हमने क्या लिखना है? पीपीई में जाना है, देखना है क्या वैल्यूज आ रही हैं। इसका लिखने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं बेटा। क्या हो सकते हैं? मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैंने कल भी बताया था, एक अंदाज ये हो सकता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ओपनिंग माइनस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। ये वाली कॉस्ट माइनस ये माइनस ये, ठीक है? एक अंदाज ये हो सकता है लिखने का। एक अंदाज ये भी हो सकता है, कॉस्ट बी सी डी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी सी डी। दो चांसेस हैं होने के। ये भी हो सकता है एक और अंदाज कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ओपनिंग माइनस डेप्रीसिएशन फर्स्ट ओपनिंग के एसेट्स की, माइनस डेप्रीसिएशन ओपनिंग एसेट्स की, माइनस डेप्रीसिएशन एडिशन की। अब मुझे नहीं पता कौन से वाला अंदाज आपको दिया जाएगा, मीन्स ऑप्शन में कौन सा अंदाज आ रहा होगा। यू हैव टू चेक इट आउट। आपने सारी वर्किंग कर ली हुई है। क्या कर ली हुई है? सारी वर्किंग कर ली है। अब जस्ट जाकर चेक करना है कौन से वाली वर्किंग आपको
शो कर रहा है। ये 2-3 अंदाज हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल नेट कैरिंग अमाउंट के। नेट बुक वैल्यू कह लें, नेट कैरिंग अमाउंट कह लें, एक ही चीज़ के 2-3 नाम हैं। आप नेट बुक वैल्यू ज़्यादा यूज़ करते हैं, लिहाजा नेट बुक वैल्यू लिख लें। नेट बुक वैल्यू यूज़ कर रहे हैं ना आप लोग अल्फाज, वैसे अल्टरनेटिव वर्ड्स के हैं। नेट कैरिंग अमाउंट एक और अल्टरनेटिव वर्ड है, रिटर्न डाउन वैल्यू भी है। तो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम हैं। तो ये 2-3 अंदाज हो सकते हैं, ज़्यादातर ये 2 हो सकते हैं, या ये या ये, इन दोनों के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्टिल दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। इसके अंदर अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। आए जनाब, तो PPE कौन से वाली वैल्यू आ रही है? पहली, दूसरी, तीसरी तो हो नहीं सकती, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तीसरी तो हो ही नहीं सकती, 97,500। चौथी लग रही है मुझे तो। इसमें कैसे लिखा हुआ है? कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, ये वाली वैल्यू आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है? कौन से वाला आना चाहिए? 7,125, 6,075, 6,075 है ना। इसमें कैसे लिखा हुआ है? डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग प्लस डेप्रीसिएशन ऑन एडिशन। ये डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग 7,950 कैसे कैलकुलेट किया हुआ है? 7,950, 7,950 नहीं होता। 97,500 में से 18,000 निकाल के बैलेंस आ गया, तो हमने भी ये नहीं निकाला था? नहीं, रेट क्या था? 10% नहीं था। हाँ, सिर्फ 18,000 निकाल के कॉस्ट के ऊपर। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो ये हो जानी थी। क्या होता? अगर मेथड कौन सा होता? स्ट्रेट लाइन होता तो ये वाली ऑप्शन होनी थी, 7950 जमा 750। मीन्स उसको सवाल को चेंज करने का मसला नहीं है। एक सवाल उठा के स्ट्रेट लाइन के साथ बना दे, एक सवाल उठा के किसके साथ बना दे? रिड्यूसिंग। साथ साथ बच्चे बैठे हों, आपस में मैच नहीं करेगा। ठीक है। और एक दूसरी चीज, दूसरे का आंसर देखने की कोशिश नहीं करनी, पता चले अपना भी खराब कर लिया। ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ। बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू। जाने से पहले क्या करें? मैक्सिमम से मैक्सिमम एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस कर जाएं। इसकी एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करके जाएं। फाइनल काउंट के कितने सवाल किए अभी तक आप लोगों ने? बहुत कर लिए, बहुत अच्छे खासे, बड़ी बात है। तो स्टडी टेस्ट के कितने किए हैं? हाँ, एंड ते लिखे होंगे ने स्टडी टेस्ट देते। स्टडी टेस्ट में भी अच्छे खासे सवाल एडअप कर दिए हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ एडजस्टमेंट्स करनी है। क्या करनी है? एडजस्टमेंट्स करनी है, नथिंग एल्स। अच्छा, स्टडी टेस्ट के अंदर एक और काम किया गया है, लेकिन फॉर्मेट में उसने नहीं दिया वो वाला काम। स्टडी टेस्ट में क्या किया गया? ट्रायल बैलेंस बनवाया हुआ है। क्या बनवाया हुआ है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पर फाइनल काउंट बनवाया हुआ है। ऐसा ही है, रिवाइज ट्रायल बैलेंस और फिर वहां से फाइनल अकाउंट। क्या अभी जो मॉडल पेपर है उसमें ऐसा देखा आपने? नहीं देखा। क्या हमने सिलेबस देखा था? सिलेबस के अंदर अगर आप गौर से पढ़ें, यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो क्या क्या कुछ लिखा हुआ है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। कहीं और भी कुछ और भी लिखा हुआ मिला हुआ है। क्या ये देखा है?
अब अगर ये देखा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपसे वो फुल फ्लैज ट्रायल बैलेंस इन माय ओपिनियन बनवाएगा ही नहीं। जो 20 मार्क्स का सवाल है वो नहीं बनवाएगा। अगर आप गौर से देखें T2 और T1, हेलो जी वालेकुम सलाम। मुझे पता चल गया और क्लास में T2 का मतलब क्या बच्चों? T2 का मतलब मैक्सिमम 20 मार्क्स और T1 का मतलब मैक्सिमम 8 मार्क्स। मैक्सिमम। अब 8 मार्क्स का तो फ्लो के अंदर कोई सवाल है ही नहीं यार, क्या मसला है? इनका सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आप पहले परेशान हो रहे थे कि जी आपको ट्रायल बैलेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस से फिर कहीं पर जाकर आप क्या करेंगे, उस पर जाएंगे, तो आई डोंट बिलीव इट सो कि सवाल के अंदर कुछ ऐसा करेगा। और अगर ऐसा करता है तो उसने ऑप्शंस दी होंगी। वंस अगेन ओल्ड ट्रायल बैलेंस पहले से लिखा होगा, ठीक। जो एडजस्टमेंट वाला कॉलम है, पहले ओल्ड ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट, फिर रिवाइज ट्रायल बैलेंस। यही सीखा है ना, यही सीखा है। तो जो एडजस्टमेंट हम यहां पर अभी कर रहे हैं फाइनल काउंट के अंदर, वही एडजस्टमेंट का ड्रिल डाउन बटन वहां पर बना होगा। आई बिलीव इट सो। 8 मार्क्स से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? 8 मार्क्स से ज्यादा आ नहीं सकता। और एंड आई गैस कि वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं कि वो पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर अलहदा से पहले बनाएंगे, क्या नाम है, रिवाइज ट्रायल बैलेंस का एक अलहदा से पूरा शीट बनाएंगे और फिर वहां से फाइनल काउंट की तरफ जा रहे होंगे। आई डोंट बिलीव इट सो। मॉडल पेपर में भी देख लिया, ऐसा काम नहीं है। तो मेजरली क्या रखेंगे, वो करेक्शन ऑफ एरर के ऊपर ही रहेंगे। करेक्शन ऑफ एरर के अंदर सवालों के आंसर के अंदर वो कह सकते हैं आपसे कि पुराना ट्रायल बैलेंस ये है, क्या है, रिवाइज बैलेंस ट्रायल बैलेंस का क्या होगा। ये एमसीक्यूज हो सकते हैं। व्हाट द पॉइंट? पुराने ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज ये हैं, 2-3 हेड्स की। ये एडजस्टमेंट करेक्शन आ गई। अब रिवाइज बैलेंसेस कौन कौन से होंगे ट्रायल बैलेंस के, ये एमसीक्यूज पूछेगा इन माय ओपिनियन, क्योंकि उसने मैक्सिमम कहां पे रहना है, 8 मार्क्स के ऊपर। और इसके अंदर कितनी एरियाज मौजूद हैं बी ग्रुप के अंदर, ये 25 से 35 मार्क्स का है। कितने से? 25 से 35 मार्क्स का ये ग्रुप है। तो 25 से 35 मार्क्स के अंदर बैड एंड डाउटफुल डेट है, क्रूअल है और एरर का चैप्टर है। कितने चैप्टर? बीआरएस भी है, बीआरएस, बैड एंड डाउटफुल डेट, एक्रूअल्स और एरर। अब 4 चैप्टर कितने मार्क्स के? 25 से 35। एवरेज कितने हुए? 30-32। हर चैप्टर में से कितने मार्क्स हुए?
8 मार्क्स। हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज हुए? 4-4। पास में लग गई। ऑन एवरेज आपको 4, किसी को 3, किसी को 5 एक चैप्टर में से एमसीक्यूज आएंगे। तो करेक्शन ऑफ एरर में से मैक्सिमम एमसीक्यूज फिर कितने बने? 4 या 5, और वही 8 मार्क्स बन जाते हैं तकरीबन जो वो पूछ सकता है। जहाँ 8 मार्क्स इकट्ठे दे देगा उसमें से भी फाइनल काउंट में क्या हर लाइन आइटम की बात आई है? बोलो, हर लाइन आइटम के अलग-अलग मार्क्स आए हैं। तो फिर अगर एक सवाल भी 8 मार्क्स का बनाकर दे देगा तो भी क्या होगा? हर लाइन आइटम के क्या होंगे? अलग-अलग मार्क्स होंगे। लिहाजा परेशान नहीं हो। परेशानी सर से उतर गई थोड़ी सी। करेक्शन ऑफ एरर इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में। हम ये वीक है, उससे अगला वीक भी आपके पास मौजूद है। थोड़ा थोड़ा सा टाइम हम आपके लिए निकाल। हाँ, अगले वीक पेपर है, ट्यूसडे को पेपर है। बस ये वीक हम आप और मैं हैं, कोई टेंशन नहीं। जो से आपकी क्यूरीज होंगी आप क्यूरीज ले आओ, मैं क्यूरीज डिस्कस कर दूंगा। जहाँ जहाँ पे आपको मुश्किल है मैं वो डिस्कस कर दूंगा। बाज़ बात होता है ना क्लास के अंदर आप नहीं पूछ पाते हैं, जब रिवीजन कर रहे हैं तब आपके जहन में आती है कोई बातें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पढ़ाता रहा हूँ। अब तो इस दफ़ा नहीं पढ़ाया ना मैंने, पिछली दफ़ा पढ़ाया था, नई बुक में से नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आराम से आपके आंसर कर सकता हूँ। ठीक, अच्छे अच्छे से पेपर दें, FAR के अंदर बैठे आराम से सुकून से, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। FAR में बैठना है, चाहे खुदा ना खास्ता कोई पेपर रह जाए। क्यों भला? यू विल हैव मार्च अटेम्प्ट आल्सो। मार्च के बाद मे की अटेम्प्ट भी है। लॉन्ग बैच के अंदर पेपर पास करना, समझना ज़्यादा जल्दी हो सकता है, आराम से हो सकता है बनिस्बत इसके कि मार्च की अटेम्प्ट के बाद वाले बैच के अंदर बैठना। ऑब्वियसली मार्च के बाद भी एक बैच आएगा इंशाल्लाह। ये नहीं है कि जी तब बैच नहीं बनेगा, तब भी बनेगा इंशाल्लाह, तब भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन तब टाइम क्या होगा? अप्रैल, मई, जून। क्योंकि अगले पेपर अगस्त में है। कब है? अगस्त में। कैफ के पेपर कब है? अगस्त में। अप्रैल, मई, जून। और जो मई में पास करके आएगा तो वो अगर शुरू करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा उसके साथ? ओनली जून, ओनली जून। और उसके बाद तो पेपर हो जाएंगे। तो लिहाजा क्या करें? अभी चंद दिन हैं, बहुत अच्छी सी तैयारी करें, कोशिश करें इसी दफ़ा सारे के सारे पेपर क्या हो जाएं? पास हो जाएं, और इंशाल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।